गेट रिच के एक और स्पेशल एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और आज मेरे मेहमान एक बहुत ही खास शख्स हैं। जी हाँ, भारत के सबसे बड़े फंड मैनेजर्स में से एक, शायद सबसे बड़े फंड मैनेजर भी उन्हें कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हमारे साथ वाइट ओक के फाउंडर प्रशांत खेमका जी हैं। प्रशांत जी वाइट ओक से पहले, वाइट ओक स्टार्ट करने से पहले गोल्डमैन सैक्स में थे और वहाँ भी काफ़ी बड़ा फंड मैनेज करते थे। प्रशांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद अनुज जी फॉर कॉलिंग मी आपके शो पे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैंने कहा कि बहुत बड़े फंड मैनेजर, अब आपका टोटल एयूएम कितना हो गया है कुल अभी मिलाकर? AUM अभी करीबन 85-86 हज़ार करोड़ पे है, 85-86 हज़ार करोड़ ग्रुप वाइज। प्रशांत जी, इस समय मार्केट को देखकर सबको ये लग रहा है कि ये किस टाइप की मार्केट है, क्योंकि बहुत थका रही है ये मार्केट। आप देखें पिछले 1-2 महीने से ऐसा भी नहीं है कि मार्केट ब्रेक डाउन कर रही है, कोलैप्स कर रही है, लेकिन कोई रैली भी नहीं चल पा रही है। ये ऐसा कब तक चलेगा आपके हिसाब से? अनुज जी, जैसे आप खुद इस मार्केट में कितने 2 दशकों से तो ज़्यादा ही हो गए होंगे आपको भी। 23 साल हो गए। हाँ, 23 साल। तो आप भी एग्री करेंगे कि जो पिछले अपने कोविड से जो आज तक का देखा आपने, पिछले साल तक जो 4 साल का दौर चला, वो एक एक्सेप्शनली गुड था। वो नॉर्मल दौर नहीं, उसको नॉर्मल मार्केट नहीं कहा जा सकता। तो अभी जो मार्केट है ये ज़्यादा नॉर्मल मार्केट है। अगर आपके पिछले 20-25 साल का जो एक्सपीरियंस उसमें आप नोट करोगे तो मार्केट एक तरफा तो रहता नहीं है। ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर कहीं नहीं जाता है, फिर थोड़ा ऊपर जाता है, ओवर टाइम ऊपर जाता है, बट वो एक लाइन में नहीं जाता। तो ये काफ़ी नॉर्मल मार्केट है। एंड 10-12%, जैसे मैं कहता हूँ 10-12% रिटर्न आ जाए साल भर में, वो भी एक लाइन में नहीं आएगा। 5-10% ऊपर, फिर 4-5% नीचे, फिर 2-5% ऊपर, ऐसे करके वो टाइप का मार्केट एक्सपेक्ट करना चाहिए गोइंग फॉरवर्ड। ऑब्वियसली हर मार्केट में, इक्विटी मार्केट में 10-20% ऊपर नीचे विद अ स्पीड शॉर्ट ड्यूरेशन कभी भी हो सकता है। तो जब आप कह रहे हैं कि जो 2020 से 24 का जो हमने टाइम देखा था वो ऑब्वियसली एक्सेप्शनल टाइम पीरियड था, तो उस तरीके की जो बुल मार्केट थी, क्या ये माना जाए कि अब वो मोर और लेस खत्म हो चुकी है? नहीं, फिर कभी आएगी, बट वो क्या है, कह के तो आएगी नहीं। अपना भी देखो, 2000 से 2000 आई मीन 20 से जो 24 का टाइम था, उसमें बीच में एक लल पीरियड आया था। मार्च 23 से फिर से पिकअप किया था। तो आई थिंक लेट 21, अगर आई एम नॉट मिस्टेकन, तो लेट 21 से मार्च 23 तक कुछ खास पैसा नहीं बना था। लोग फिर नाराज़ हो गए थे। फरवरी मार्च 2023 में लोग काफ़ी नाराज़ थे कि साल भर से कुछ पैसा नहीं बना है। और फिर जो 23 से फिर से तेज़ी पकड़ी, या तो मेरे कहने का मतलब 20 से अभी तक कोई एक क्राइसिस जैसा माहौल नहीं हुआ है कभी, और होपफुली ना हो एनी टाइम सून। और उसके लिए ये मार्केट की तंदुरुस्ती के लिए भी अच्छे, लॉन्ग टर्म सेहत के लिए भी अच्छा है कि ये जितना एक तरफा ऊपर बढ़ेगा उतना फिर धड़ल्ले से वो नीचे भी आएगा कोई दिन। हाँ। तो अगर स्टेडीली आवे, थोड़ा नीचे हो फिर ऊपर हो, थोड़ा नीचे हो, वैसे बढ़ता रहे तो एक स्ट्रेस कम होता है। तो इस समय मार्केट की आपके हिसाब से सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? क्या मार्केट की सबसे बड़ी दिक्कत डोनाल्ड ट्रंप है, या मार्केट की सबसे बड़ी दिक्कत अर्निंग्स है, या मार्केट की दिक्कत स्टार्टिंग वैल्यूएशन पॉइंट? मतलब इस समय अगर पिन पॉइंट करना हो तो किसको आप सबसे बड़ा फैक्टर मानेंगे? देखिए, मार्केट में हर टाइम फैक्टर्स तो रहते ही है। अभी सैकड़ों फैक्टर्स है मार्केट में एक्चुअली। ऑब्वियसली कई थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई ज़्यादा टाइमली है। आज की तारीख में ट्रंप के टैरिफ्स थोड़े ज़्यादा टाइमली है, बट फैक्टर्स तो हमेशा ही मार्केट में रहते। कोई ऐसा टाइम नहीं रहा जहाँ पे रिस्क या कंसर्न्स नहीं थे पिछले कोई भी टाइम पीरियड आप देख लो। तो इट इज़ अगेन, थोड़ा मार्केट नीचे होता है तो लोग ये सोचते हैं कि क्या चीज़ें सही नहीं है, उस पर थोड़ा ज़्यादा गौर फरमाया जाता है। एंड उस ब्रैकेट में ऑब्वियसली ट्रंप टैरिफ्स एकदम हियर एंड नाउ है। इकोनॉमिक ग्रोथ को लेके कंसर्न इज़ ऑल्सो देयर। वो कई महीनों से है, ऐसे नहीं कि अभी है। और उसका जो कॉरपोरेट अर्निंग्स पे इम्पैक्ट हो रहा है, कंजम्पशन काफ़ी टाइम से स्लो चल रहा है, तो कंजम्पशन कंपनीज थोड़ा स्लोअर अर्निंग्स ग्रोथ डिलीवर कर रही है। ऑफ लेट फाइनेंशियल कंपनीज में भी आपने देखा है कि क्रेडिट डिस्पर्सल्स थोड़े स्लो हुए हैं, थोड़े NPLs कई सेगमेंट्स में बढ़े हैं। तो ऑल दोस
concerns are there, but nothing dramatic. I would say all these are part and parcel. जो एक नॉर्मल इकोनॉमी में 100 चीज़ें हैं तो 100 की 100 तो सही नहीं चलती है कभी भी, थोड़ी ऊपर नीचे रहती है, तो उस कैटेगरी में मैं डालूंगा ये कंसर्न्स को। चलिए एक एक करके 2-3 चीज़ों की बात करते हैं। सबसे पहले ट्रम्प टैरिफ की बात करते हैं, क्योंकि आपने बोला हेयर एंड नाउ सबसे बड़ा वही है। आपके हिसाब से क्या चल रहा है इस समय? क्या ये एक नेगोशिएशन टैक्टिक का हिस्सा है या कुछ और है, या और इवेंचुअली भारत पर इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? भारत यूएस के रिलेशनशिप जो 6 महीने पहले तक इतने अच्छे लग रहे थे, ऑल ऑफ अ सडन ऑल टाइम लो पर आ गए हैं। सर्टनली सी ट्रम्प को प्रेडिक्ट करना नामुमकिन है। हाँ, उसे खुद को शायद न पता हो कि वो क्या करने वाला है, एंड वो एज एंड व्हेन द मोमेंट अराइजेस वो डिसीजन लेने के काबिल है और लेता है। हैविंग सेड ऑल दिस, मुझे लगता है ये नेगोशिएशन टैक्टिक है, क्योंकि पहले भी जैसे ईयू के साथ जब फाइनल स्टेजेस में आते हैं निगोशिएशंस, तब वो ये रैचेट अप करता है अपना। काफ़ी प्रेडिक्टेबल नहीं है, बट स्टिल थोड़ा बहुत पैटर्न है, तो इट इज़ पॉसिबल दैट्स व्हाई ही इज़ रैचेटिंग अप। जो उसकी भाषा भी आप देखो तो ज़्यादा शार्प और अग्रेसिव हो गई है। तो ये यूजुअली जब निगोशिएशंस फाइनल स्टेजेस पे होते हैं तो वो पोस्चरिंग ऐसे करता है, एंड इट कुड बी पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट, बट पॉसिबल नहीं है कॉन्फिडेंस से कुछ भी कहना इस मामले में। अगर हम वर्स्ट के सिनेरियो ले लें कि वर्स्ट के सिनेरियो में ये नेगोशिएशन नहीं फिट बैठते, टैरिफ लगे रहते हैं, डील नहीं होती, 25% का टैरिफ अभी तो बोल रहे हैं सब्सटैंशली बढ़ा दूंगा, वर्स्ट के सिनेरियो में इसका मार्केट पर कितना और कितने समय तक का इम्पैक्ट आप देखते हैं उसकी वजह से? देखिए, अगर अपने 25% का ही एक बार पकड़े, तो मार्केट में जो सेक्टर्स है उनमें डायरेक्ट एक्सपोजर इतना ज़्यादा अपना नहीं है। कोई ऐसे नहीं कि बहुत लार्ज ऑटोमोबाइल कंपनीज है जिनका बहुत लार्ज एक्सपोजर हो टू यूएस, यहाँ से एक्सपोर्ट होता हो, या लार्ज इंडस्ट्रियल कंपनीज का एक्सपोर्ट होता हो। तो देखिए, गारमेंटिंग पे एंड कॉटन अपैरल्स पे ये सब पे इम्पैक्ट पड़ेगा, बट वो मार्केट के नज़रिए में डायरेक्ट इम्पैक्ट बहुत छोटा है, क्योंकि इट्स अ स्मॉल पोर्शन। सम इंजीनियरिंग गुड्स जहाँ पे लो वैल्यू ऐड हो, तो रिलेटिव कंपेटिटिवनेस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो गारमेंटिंग में ऐसा डर नहीं है कि यहाँ से बंद होके फिर से अमेरिका में प्रोड्यूस करना चालू कर देंगे। इट इज़ जस्ट कि अपने जो क्लोज कंपेटिटर्स हैं उन सब का, हाँ, वियतनाम, बांग्लादेश, पाकिस्तान, टर्की, ये सब के अपने से 5-10% कम है। अब ये इतना टाइटली कंपेटिटिव मार्केट के 5-10% भी काफ़ी मायने रख सकता है, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट वो होगा। अभी इनडायरेक्ट इम्पैक्ट क्या होगा, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन अपनी सरकार क्या फिर काउंटर मेजर्स लेती है टू सपोर्ट दीज इंडस्ट्रीज इफ़ दे डू टेक सच मेजर्स या नहीं। दूसरा, जिस सेक्टर में अगर कैपेक्स हाई हो एंड लेबर कंपोनेंट बहुत लो हो, तो उस सेक्टर में हो सकता है थोड़ा शिफ्ट बैक टू यूएस हो, नॉट टू कंपीटिंग नेशंस बट टू यूएस। तो वैसी कंपनीज जो लो वैल्यू ऐड कोई इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स बना रहा है, इंजीनियरिंग भी नहीं कह सकते, कुछ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स बना रहे हैं विच इज़ वेरी लो वैल्यू ऐड, तो वहाँ पे थोड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। अगेन, दीज आर वेरी स्मॉल कंपोनेंट ऑफ द मार्केट, सो डायरेक्ट इम्पोर्ट टू द मार्केट अभी समझ में नहीं आ रहा है। ऑब्वियसली फार्मास्यूटिकल पे कुछ फार्मास्यूटिकल पे, क्योंकि करीबन 40-50% ऑफ द पिल्स कंज्यूम्ड बाय अमेरिकन्स, more than 40% you can safely say of the pills जो दवा खाते हैं अमेरिकन्स are manufactured in India. अब ऑलरेडी हेल्थ केयर कॉस्ट इतने हाई है, और इसमें ऐसा तो है नहीं कि अचानक से बंद कर दो और यहाँ पे शुरू कर दो अमेरिका में। वो वहाँ पे प्रोडक्शन शुरू करने के लिए 2-3 साल लगेगी, जब तक ट्रम्प की प्रेसिडेंसी खत्म होने आ जाएगी। तो वो देखने लायक रहेगा। जो इंक्रीज करेंगे टैरिफ्स, मेरे हिसाब से वो पास थ्रू होना इजी है इन केस ऑफ फार्मा, क्योंकि कोई अल्टरनेटिव इतने बट 250% ड्रग प्राइसेस अगर बढ़ जाएंगे तो फिर वो यूएस के लिए भी नेक्स्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा, बहुत डिफिकल्ट होगा। इसलिए मुझे वो तो पोस्चरिंग लग रही है कि इतना कोई छोटी मोटी मात्रा नहीं है। 40% से ज़्यादा जो पिल्स कंज्यूम कर रहे हैं वो इंडिया प्रोड्यूस्ड है, और उन सब का अगर 250% से जैकअप करते प्राइस, तो ऑब्वियसली रिटेल प्राइसेस आर नॉट
डायरेक्टली इम्पैक्टेड जो मार्जिन होगा उस पर 250 नहीं जाएगा, बट फिर भी 250 इंडियन प्रोड्यूस पे करेंगे तो उस पर 150 के करीबन तो प्राइसेस वहाँ पे बढ़ जाएंगे। तो 2.5 गुना प्राइसेस, आई डोंट थिंक इतना पॉलिटिकल हिट पार्टी या ट्रम्प लेने की रिस्क लेंगे। आईटी पे कुछ प्रॉब्लम लगती है आपको, क्योंकि वो भी काफ़ी गिर रहा है सेक्टर? सी आईटी में टैरिफ की वजह से तो कोई लग रही नहीं, किसी ने अभी तक कहा नहीं, क्योंकि एक बार सर्विसेज की तरफ आप अगर टैरिफ लगाने जाओगे तो फिर वहाँ पे तो सर्विसेज में तो सरप्लस है यूएस का, तो उस पर भी काफ़ी नेगेटिव रिपरकशंस आएगा। तो आईटी में टैरिफ्स रिलेटेड कोई इश्यूज नहीं है। आईटी के खुद के इश्यूज है विच दे आर ऑल्सो ग्रैपलिंग विद स्लो डाउन, पर्टिकुलरली लार्ज कैप आईटी, बिकॉज ऑफ द डिमांड, ये अनसर्टनिटी, टैरिफ रिलेटेड अनसर्टनिटी और इकोनॉमी रिलेटेड अनसर्टनिटी, एंड टू सम डिग्री एआई का अर्ली डिसरप्शन इन सम सेगमेंट्स, पर्टिकुलरली टेक्नोलॉजी वर्टिकल, उन सब के चलते थोड़ा आईटी में डिमांड सॉफ्ट है इन लार्ज कैप आईटी इन पर्टिकुलर। हालांकि सम ऑफ द मिड कैप आईटी कंपनीज ने काफ़ी अच्छी तरह इस माहौल को लेवरेज किया है टू गेन मार्केट शेयर ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड। तो आप आईटी में इस समय क्या व्यू रख रहे हैं? आप इंक्रीमेंटली इन्वेस्ट कर रहे हैं इन इस गिरावट में, या अभी थोड़ा सा स्टे क्लियर? सो अगर टेक्नोलॉजी ओवरऑल बात करें, हालांकि ये दोनों बहुत ही अलग है, तो न्यू एज टेक्नोलॉजी जिन स्टॉक्स जो कह सकते हैं, उनमें आज की तारीख में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है रेदर देन दी ट्रेडिशनल आईटी। पर ट्रेडिशनल आईटी में भी मिड कैप आईटी में ज़्यादा निवेश है हमारा टीम का, लार्ज कैप आईटी में हार्डली कुछ इन्वेस्टेड है। ओके। दूसरा मार्केट की जिसे कहते हैं कि एक्लियस हील बनी हुई थी, वो अर्निंग्स की पिक्चर। लगातार गोल पोस्ट शिफ्ट हो रहा था। मैं सब एक्सपर्ट से बात कर रहा था, सबने कहा था कि Q3 में ग्रीन शूट्स दिखेंगे, फिर बात हुई Q4 में ग्रीन शूट्स दिखेंगे, फिर Q1 तक आ गया वो मामला। अब Q1 में भी कह रहे हैं कि नहीं, अब अगला क्वार्टर अच्छा होगा, वो इस बार जो वो फेस्टिव सीजन है वो थोड़ा पिकअप Q3 अच्छा होगा। हाँ, Q2 Q3 अच्छा होगा। तो ये क्या हो रहा है और ये ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब एकदम से कहाँ दिक्कत आई एकदम से? देखिए, दरअसल जैसे कि आपको भी पता है, पास्ट में भी किसी को कोई अंदेशा होता नहीं है। ये एक होप होता है, और या फिर जो सब कह रहे हैं वही लोग दोहरा रहे होते हैं। हर टाइम मैंने तो देखा है, जितनी भी मंदी आई है पास्ट की, हर टाइम मैनेजमेंट्स का एक स्टैंडर्ड होता है रिस्पांस कि 6 महीने में इम्प्रूवमेंट आने 6 महीने में। हाँ। क्योंकि 3 महीने बहुत जल्दी लगता है उनको, क्योंकि 3 महीने में फिर लोग पूछ लेंगे, और 6 महीने से ज़्यादा जाएगा तो लोगों को बहुत दूर लगेगा। तो सबका एक स्टैंडर्ड रिस्पांस हो गया है। एनालिस्ट्स हो, अभी क्योंकि सब आपस में ही बात कर रहे हैं ना, कहाँ से शुरू होता है वो पता नहीं, बट वो फिर ऐसे एक फैल जाता है, एक सेल्फ रीअश्योरिंग अजम्पशन के 6 महीने में सब ठीक हो जाएगा। और 6 महीने में कुछ ना कुछ तो होगा। ये जैसे कभी फेस्टिव सीजन आ गया, कभी कुछ और आ गया, कभी मॉनसून आ गया, तो उसके चलते अभी लोगों का ये अंदेशा है कि 6 महीने में इम्प्रूवमेंट आएगा। एंड सब ये काउंट कर रहे हैं कि मॉनसून ठीक चला जाए तो फेस्टिव सीजन अच्छा होगा और उसके वजह से इम्प्रूवमेंट आएगा। बट अदरवाइज इसका कोई बेसिस, फंडामेंटल बेसिस आई डोंट थिंक कि किसी ने एक्सप्लेन करने का ट्राई भी किया है कि क्यों 6 महीने में कंपनीज के नंबर्स इम्प्रूव हो जाएंगे। हो सकता है कि हो जाए। ऑल आई एम सेइंग इज कि कोई ठोस ऐसा फंडामेंटल बेसिस किसी ने एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो प्रशांत जी, ये कहीं एक रिस्क लगता है क्या कि जो हम बार बार इंडिया के डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात कर रहे हैं कि, और जिस तरीके से कंजम्पशन की हम बात करते हैं, क्योंकि वो नंबर्स में ट्रांसलेट नहीं हो रहा है, क्या वो आगे जाकर थोड़ा मार्केट के लिए रिस्क फैक्टर बन सकता है? क्योंकि हमको हमेशा उस चीज़ का एक प्रीमियम मिलता है। देखिए, आज की तारीख में जो मार्केट मल्टीपल है, दैट इज़ प्रीटी मच जो लास्ट 10-11 साल के 11 साल का जो 2014 से जो मार्केट मल्टीपल है, उसके ठीक उसी एवरेज पर है। आज भी इंडिया को प्रीमियम तो हमेशा ही मिलता है ईएम के वजह से, नॉट नेसेसरी कि वो ग्रोथ के ही लिए प्रीमियम मिलता है, बट क्योंकि वर्ल्ड वाइड आप देखो तो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ को प्रीमियम मिलता है मार्केट्स को, बिकॉज द लॉ एंड ऑर्डर, रिस्पेक्ट फॉर प्रॉपर्टी राइट्स, दे आर स्ट्रॉन्गर इन डेमोक्रेटिक मार्केट्स एंड अथॉरिटेरियन मार्केट्स। तो अगर आप डेमोक्रेटिक मार्केट से आप इंडिया को कंपेयर करोगे तो कोई ऐसा खास प्रीमियम नहीं है। इंडिया और यूएस अगर आप कंपेयर करो, विच इज़ अनदर लार्ज डेमोक्रेसी, तो मार्केट पिछले 25 साल में राइट इन लाइन
ऑन एवरेज रहे, 0% डिस्काउंट या प्रीमियम पे चले, कभी प्रीमियम कभी डिस्काउंट। आज की तारीख में भी इंडिया इज एट अ वेरी स्मॉल डिस्काउंट टू यूएस मार्केट, लो सिंगल डिजिट डिस्काउंट। सो कहने का मतलब कुछ वैल्यूएशन पे आउट ऑफ ऑर्डिनरी नहीं है। अर्निंग्स ग्रोथ हमारे हिसाब से लुकिंग फॉरवर्ड, लो डबल डिजिट अर्निंग्स ग्रोथ इज़ अ रीजनेबल एक्सपेक्टेशन। 10 से 11% अर्निंग्स ग्रोथ विच इज़ मोर और लेस इन लाइन विथ नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ। आप अगर 6% रियल जीडीपी ग्रोथ रेट, 4-4.5% जीडीपी डिफ्लेटर लगा लो, तो वही 10-10.5%, 10.25% का आपका नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ आएगा। उससे 4-8 आना ऊपर इज़ अ रीजनेबल एक्सपेक्टेशन, ऊपर नीचे जैसे भी रीजनेबल एक्सपेक्टेशन फॉर नॉमिनल अर्निंग्स ग्रोथ और अर्निंग्स ग्रोथ ऑफ कॉर्पोरेट्स विच इज़ ऑब्वियसली नॉमिनल। अच्छा, आप क्योंकि काफ़ी क्लोज रहे हैं इस पूरे मामले से, ये एफआईआईज क्यों नहीं आ रहे हैं भारत में? लगातार रिकॉर्ड सेलिंग हो रही है, और एफएनओ में भी अगर आप देखें तो उनकी पोजीशन जो है वो लगातार शॉर्ट कर रहे हैं। मार्केट ऊपर जाए नीचे आए, और एक हम अजम्पशन लेके चलते हैं अगले दिन सुबह कि एफआईआई ने तो बेचा ही होगा, और वो निकलता भी है। क्या हमारी मार्केट से मोह भंग हुआ है? क्या रिटर्न्स नहीं मिल रहे, ये एक लौता कारण है? क्या एफआईआईज के ऊपर जो टैक्स लगा वो कारण था? क्या रीज़न था कि जिस तरीके से हमने एक आदत देखी हुई थी कि हमारी मार्केट में लॉन्ग टर्म एफआईआईज की हमेशा इन्वेस्टमेंट होती थी, लगातार 3,000 करोड़ 4,000 करोड़ रोज का अब सेल नंबर बन गया है यहाँ पर? देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट नोट करना चाहिए कि जो एफआईआईज का ग्लोबली इन्वेस्टमेंट है इंडिया में, उसमें 75% से चलिए 70 से 80% जो निवेश है वो इंडिया डेडिकेटेड फंड्स के थ्रू नहीं आ रहा है, बट वो इमर्जिंग मार्केट फंड या कोई ग्लोबल मल्टी रीजनल फंड के तहत आ रहा है। ओके। तो अभी इमर्जिंग मार्केट से ही बहुत अगर आउटफ्लो हो रहा हो तो लोग इंडिया के प्रति नेगेटिव नहीं है, बट लेट्स से यूएस के प्रति आकर्षित है, पॉजिटिव है, या किसी और कारण, जो कि केस था टिल 3 महीने 4 महीने पहले तक सारा पैसा यूएस की तरफ ही जा रहा था। तो उसके चलते अगर उन लोगों का रुख इमर्जिंग मार्केट के तरफ नेगेटिव है, तो वो इमर्जिंग मार्केट से मैसिव आउटफ्लोस हुए लास्ट 2-3 सालों में, और उसका करीबन 15-20% की जो मात्रा है इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में वो इंडिया की है। भारत का, हाँ। तो ऑटोमेटिकली ऑलमोस्ट अगर $100 बिलियन ओवर लास्ट 2-3-4 ईयर्स इमर्जिंग मार्केट से आउटफ्लो हुआ है, तो 15-20 बिलियन डॉलर भारत से ऑटोमेटिकली आप समझिए डिफॉल्ट ही है वो निकलना। तो अगर इंडिया डेडिकेटेड फंड में इनफ्लो आ रहा है पर इमर्जिंग मार्केट में आउटफ्लो आ रहा है, बट इमर्जिंग मार्केट का आउटफ्लो बढ़ा है, तो ऐसे लगेगा कि इंडिया से आउटफ्लो हो रहा है और लोग इन्वेस्टर्स इंडिया के प्रति नेगेटिव है। यस, जो टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स है और जो इकोनॉमी है, ये सब का थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट एटलीस्ट एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन बन जाता है वो, जब इंडिया में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी डिस्कस करते हैं तभी। बट स्टिल मैं कहूँगा अभी पिछले 2-3 महीने को अगर आप छोड़े तो इंडिया डेडिकेटेड फ्लोज तो पॉजिटिव ही थे। अब थोड़े कुछ नेगेटिव इंडिया डेडिकेटेड फ्लोज भी होने शुरू हुए हैं। ओके प्रशांत जी, फिर आप इस समय इतना पैसा मैनेज करते हैं, आप इंक्रीमेंटली पैसा कहाँ पर लगा रहे हैं? क्या कैश रेज कर रहे हैं या फुल्ली इन्वेस्टेड हैं? और कहाँ आपने रिसेंटली थोड़ा सा एलोकेशन बढ़ाया है अपना? सो हम हमेशा फुल्ली इन्वेस्टेड मोर और लेस रहते हैं, 99% के आसपास इन्वेस्टेड रहते हैं। कहाँ पे ऑफ लेट लगाया है? देखिए, स्ट्रक्चरली हमारा जो है जहाँ पे अल्फ़ा अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा दिखती है वहाँ पे लगाते हैं, नॉट के टॉप डाउन व्यू नहीं रहता है कि फाइनेंशियल्स अच्छा करेगा या आईटी अच्छा करेगा। वैसे पैसा हमारे हिसाब से कभी बनता नहीं है। तो बॉटम अप जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, तो बॉटम अप अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ हमको हमेशा से ये 4-5 सेक्टर में ज़्यादा मिलती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत हीट्रोजनस यानी अलग अलग भिन्न भिन्न किस्म के बिजनेस मॉडल्स है, और स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप हर एक टाइप की कंपनीज है, और लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एंड मिड कैप्स है, तो चुनने के लिए ज़्यादा सिलेक्टिव होने के लिए मौका मिलता है। तो एक तो हेल्थ केयर जो है, दूसरा कहूँगा मैं फाइनेंशियल सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, बोथ न्यू एज एज वेल एज ट्रेडिशनल आईटी में काफ़ी मिड कैप स्मॉल कैप कंपनीज को इवेल्युएट करने का अवसर मिलता है।
सिलेक्टिवली इंडस्ट्रियल्स सेक्टर में और कंजम्पशन। तो ये 4-5 सेक्टर में जो है हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ की कभी शॉर्टेज नहीं होती। ऐसे नहीं कि दूसरे सेक्टर्स में हम लोग इन्वेस्ट नहीं किए हुए हैं, टेलीकॉम में भी इन्वेस्टमेंट है, रियल एस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट है, बट अगर आप नंबर ऑफ कंपनीज देखो या मात्रा देखो पोर्टफोलियो का कहाँ ज़्यादा रहता है, तो ये 4-5 सेक्टर में यूजुअली ज़्यादा निवेश रहता है। इस मार्केट में आपको सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर यहाँ से क्या दिखता है? आपने बोला कि हम मीडियन वैल्यूएशन पर आ गए हैं मोर और लेस। मार्केट ने एक साल में 0 रिटर्न दिया है। अगर आप देखें निफ्टी का पॉइंट टू पॉइंट 0 रिटर्न है। ऑब्वियसली अगर आप 10 साल का रिटर्न देखेंगे तो ठीक ठाक रिटर्न रहा होगा। इस समय सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर आपके हिसाब से क्या है? कि सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर जो कि अपसाइड भी हो सकता है, डाउनसाइड भी हो सकता है, तो इम्प्रूव करने का भी वहाँ पे और एक मौका भी है। ये टैरिफ के चलते ही समझो अपने उसको उसी के बहाने से समझो लागू कर देगा, तो इस पॉलिसी सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी पिछले कई सालों से एक पॉलिसी सर्टेनिटी रही है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अब वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहले तो पब्लिक करती थी, वर्ल्ड बैंक, तो वो इंडेक्स पब्लिश होता था। अभी 2020 से आई थिंक पब्लिश होना बंद हो गया। तो लास्ट जो थी हमारी 63 की 62वीं कोई रैंक पे थी। अभी और इम्प्रूव हुई होगी पिछले 5 सालों में, बट सर्टनली नंबर 1 नंबर 2 नहीं हुए हैं। उसमें टाइम लगेगा। उसमें टाइम, बट उसमें जितनी तेज़ी से अपने उस तरफ, अभी क्रिकेट में तो अभी इंग्लैंड के विरुद्ध अपना टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ तो सबको बहुत 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 खुशी हुई। हाँ, तो इंग्लैंड क्रिकेट में अपने को दूसरा स्तर भी मंजूर नहीं है। राइट, ऑलमोस्ट उसी माइंडसेट से अपने को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आगे बढ़ाना और तेज़ी से बढ़ाना का अगर अपने ध्यान रखें तो मार्केट में आज भी बहुत अपसाइड है, क्योंकि की एलिमेंट ऑफ दैट वुड बी पॉलिसी सर्टेनिटी एंड अदरवाइज ए मोर कंड्यूसिव बिजनेस एनवायरनमेंट। तो वो एक मेजर अपसाइड पोटेंशियल हो सकता है। एंड ऑन द अदर साइड, अगर एनी सच इवेंट इज़ देयर, नथिंग इज़ विजिबल इन द नियर टर्म में ऐसा कोई रिस्क नहीं लग रहा है, बट अगर कभी पॉलिसी अनसर्टेनिटी का एक माहौल हो जाता है जो कि किसी टाइम पर बहुत हैवीली वे कर रहा था इंडिया पे, तो फिर वो सिग्निफिकेंट रिस्क होगा। हालांकि आज उसके कोई आसार नहीं लगते। बिल्कुल, कहते हैं इस देश में 2 ही चीज़ें लोगों को यूनाइट करती हैं, एक है क्रिकेट और एक है फिल्में। काश बिजनेस में उस पर जुड़ जाए और वही पैशन हम बिजनेस में भी दिखाएं। इसी नोट पर इस शो को एंड करेंगे। प्रशांत जी, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज जी।